हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है और मैं टी कमचंद। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन मैथमेटिक्स फर्स्ट के पेपर सॉल्यूशन के पार्ट 4 के बारे में। पार्ट 3 में मैंने क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कस किया था, चूँकि हमें 30 तक डिस्कस करना था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमने केवल 3 ही क्वेश्चन जो थे वो शूट किए थे। तीनों क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक, दैट इज इन पार्ट नंबर 4। अभी तक अगर आपने पार्ट नंबर 1 से लेकर के 3 तक नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और सबसे पहले वो देखिए। बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की, और पार्ट नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक है। दोनों बोर्ड पे लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो मेरे पास पेपर है वो आरपीसी की साइट पे अपलोडेड है, तो आप भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, नहीं तो अपने पेपर में क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 को रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है उसमें दिया क्या है, उसमें दिया हुआ है कि आपके पास में एक कर्व है और बोला गया है कि ये कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। भूल जाइए क्वेश्चन में क्या दिया, आपको बस इतना सा दिया हुआ कि कर्व की इक्वेशन है और आपको बोला गया है कि आपको टेंजेंट निकालनी है, लेकिन टेंजेंट उस पॉइंट्स पे निकालनी है जिस पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को क्या करता है, कट करता है। और हम सबको पता है कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आंसर कितना दिया हुआ, 1, और 1 के अंदर x + 5y = 2। कर्व की इक्वेशन जो दी हुई है वो हमें दी हुई है 1 + x² y = 2 - x, और बोला गया है कि ये कर्व जो है वो कर्व अगर एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करता है तो उस पॉइंट पर आपके पास में टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। डायग्राम देखिएगा एक बार। मान लेते हैं ये कर्व है, इस तरह का कुछ रफ फिगर हम मान लेते हैं, और ये एक्स एक्सिस को इस पी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस पी पॉइंट पर इस टेंजेंट की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट की इक्वेशन 1 पॉइंट फॉर्म में कितनी होती है, y - y0 = mx - x0, जहां पर m उस टेंजेंट की क्या होती है, स्लोप होती है। और स्लोप क्या होती है, यदि वो डिफरेंशियल कर्व है तो dy/dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए इस कर्व की इक्वेशन में एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो y = कितना पुट कर देंगे, 0। जैसे 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 2 आ गई, और 2 आते हैं मेरे पास में पॉइंट कितना हो गया, 2,0। और अब इस 2,0 पे सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। स्लोप कितना होता है, dy/dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करने पर 2,0 पर हमारे पास में जो dy/dx की वैल्यू है वो कितनी आ गई, -1.5। सबको पता है 1 पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन या किसी लाइन की इक्वेशन y - 0 = dy/dx, जिसको मैंने y' लिखा, x - 2, और किस पॉइंट पे मैं निकालना है, 2,0 पर। तो ये 0 पॉइंट ले लिया, 0 ले लिया y कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट कितना ले लिया, 2। जैसे पुट करेंगे हमारे पास में कितनी इक्वेशन होंगे, x + 5y = 2। तो आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है fx, और fx दे करके पूछा है कि इस fx की 0 पर लिमिट कितनी होगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ये भी 1 मिनट के अंदर कैलकुलेट हो सकता था। ध्यान से देखो, ये इधर भूल जाओ, ये हमारा फंक्शन दे रखा है fx, और हमें इसकी लिमिट पूछा गया है किस पर, x = 0 पर। तो लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो जैसे हम x = 0 इसके अंदर पुट करते हैं, लिमिट लगाते हैं, तो हम सबको पता है कि लिमिट x → 0, 1 + x⁴ की वैल्यू कितनी होती है, e, और e और -e कितना होगा, 0, और नीचे कितना हो गया, 0, 0/0 इनडिटरमाइंड फॉर्म बन गया। जब इनडिटरमाइंड फॉर्म बन गया तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, या तो लॉपिटल रूल लगाते हैं या कुछ एक्सपेंशन के फॉर्मूले लगा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लॉपिटल रूल ना लगा करके ज्यादा बेटर होगा यदि आप एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाते हो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e⁻, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और हम सबको पता है ln 1 + x कितना होता है, x - x² 2 + x³ 3 - x/4 प्लस चलता जाएगा। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे इस तरह से मैंने वैल्यू पुट की, नीचे x से डिवाइड करोगे, आप पूरे x से कॉमन ले लो, इस क्वांटिटी के अंदर डिवाइड कर दो, तो e की पावर कितना बच गया, 1 - समथिंग। और e की पावर 1 - समथिंग को मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म में लिख दूंगा, 1 के साथ में मैंने e को लिख दिया, डॉट जो भी क्वांटिटी बची इस तरह से -e। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे e है, मैं e कॉमन ले लूंगा। तो यहां से मैंने क्या किया, इन दोनों क्वांटिटी से e कॉमन ले लिया, तो ये क्वांटिटी आपके पास में बच गई माइनस, और ये 1 यहाँ पे बच जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, e की पावर, इस पूरी क्वांटिटी को मैं वापस कितना मान लूं, x। तो ये कितना हो गया, e की पावर x, और e की पावर x का एक्सपेंशन हमें पता है 1 + x + x² 2 प्लस चलता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज किया, 1 + दिस
प्लस आगे स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरह से ये लास्ट में क्वांटिटी -1 है, ये प्लस का 1 इस -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से पूरी क्वांटिटी से x कॉमन आएगा, नीचे वाला x से कैंसिल आउट हो जाएगा e और एक क्वांटिटी बचेगी। जैसे लिमिट पुट करोगे ये सारी क्वांटिटीज कितनी हो जाएगी 0, तो यहाँ पे कितना बचेगा केवल -1/2 और जैसे e से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आ गया -e/2। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25, आसान से क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 रीड कीजिएगा, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 में ये भी आसान से क्वेश्चन है। आपको क्या बोला गया है, एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है कि उसके थीटा इक्वल टू π/2 पर आपको क्या करनी है, नॉर्मल की लेंथ निकालनी है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो आंसर है 3 और 3 के अंदर दिया हुआ a²√2। ध्यान से देखो कर्व क्या दिया हुआ है, x = a थीटा प्लस साइन थीटा और y जो है वो कितना दिया हुआ है a1 - cos थीटा। स्टैंडर्ड इक्वेशन है साइक्लोइड की, सबको पता है, ठीक है। हमें बोला गया है कि इस कर्व के किस पॉइंट पर एक थीटा इक्वल टू π/2 पर आपको क्या निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब समझते हैं कि कैसे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमें ये कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ नॉर्मल किस कर्व के लिए, इस कर्व के लिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ फॉर्मूले डेराइव कर लेते हैं। अगर हमें याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ध्यान से देखो क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। मेरे पास में ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और यहाँ पे मान लेते हैं सिंपली आपके पास में ये कर्व दे रखा है और कर्व की इक्वेशन क्या है, y = fx। इस कर्व के किसी पॉइंट P पर मान लेते हैं P के कोऑर्डिनेट कितने h, k और इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट मान लेते हैं x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है, t पॉइंट पे कट करती है। तब P से लेकर के T तक की लेंथ जो होगी, ये लेंथ जो होती है इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब देखो निकालते कैसे। आपको पता है टेंजेंट है और टेंजेंट की क्या होती है, स्लोप होती है। मान लेते हैं यहाँ से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, तो tan थीटा क्या होती है, उसकी स्लोप होती है m = tan थीटा। और कर्व अगर डिफरेंशिएबल है तो हम क्या करेंगे, कर्व की इक्वेशन अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या करेंगे हम लोग, m कितना होता है d/d, हमें सबको पता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना, फॉर्मूला कितना होता है, मॉड्यूलस ऑफ k। यहाँ पे k क्या, उस पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है, मॉड्यूलस ऑफ k √1 + 1/m²। m क्या है यहाँ पर, इसकी स्लोप मैं नीचे लिख देता हूँ, m = tan थीटा और कर्व डिफरेंशिएबल है तो कितना हो जाएगा dy/dx, ठीक है, सिंपल सी बात है। इस कर्व पे हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अभी मैं इस तरह से कर देता हूं, सपोज इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये नॉर्मल है, ठीक है। और ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल मान लेते हैं x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, n पॉइंट पर। तो P से लेकर के जो n होता है, P से लेकर के n तक की जो लेंथ होती है, इस लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। और लेंथ ऑफ नॉर्मल जो होता है वो होता है आपके पास में मॉड्यूलस ऑफ k √1 + m²। यहां तक हमने देख लिया है, तो दो चीजें हम और देख लेते हैं। दो वर्ड और आते हैं हमारे पास में, एक आता है वर्ड सब टेंजेंट और एक आता है सब नॉर्मल। होता क्या है, ध्यान से देखिए। इसी पॉइंट से मैं क्या करूंगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, किस पर, x एक्सिस पर, और मान लेते हैं ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, m पॉइंट पे कट कर रहा है। तो t से लेकर के m तक, t किसके करेस्पॉन्डिंग आता है, टेंजेंट के करेस्पॉन्डिंग। t से लेकर के m तक की जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ k/m। मोड इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि लेंथ जो होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसी प्रकार से m से लेकर के जो n तक की लेंथ होगी, ये m से लेकर के n तक की लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ, इसको बोलेंगे सब नॉर्मल। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो है उसकी वैल्यू होगी अपने पास में मॉड्यूलस km। ये हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एक कर्व आपके पास में है और कर्व जो है वो आपको किस फॉर्म में दिया हुआ, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ। यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा क्या दिया हुआ, आपका एक पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर्म में आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि थीटा = π/2 पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। ध्यान से देखो, नॉर्मल की लेंथ क्या होगी, सॉरी नॉर्मल की लेंथ है ये। हमें क्या निकालना है, एक तो kg, उस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट ये रहा, थीटा की वैल्यू कितनी रख देंगे, π/2। फिर क्या निकालना है, m क्या होता है, dy/dx। तो दो चीजें कैलकुलेट करनी, पहले m और dy और k क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हियर
के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, के कितना है अपने पास में y और किस पॉइंट पर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर। जैसे यहाँ थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो गई, cos पाई बाई 2 हम सबको पता है कितना होता है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई a, इसका मतलब k की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास में सिंपली a आ गई। m कितना होता है m एंड m इक्वल टू होता है हमारे पास में dy बाई dx, और हम सबको पता है कि जो इक्वेशन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है। जब इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dy बाई dx को इट विल बी dy ओवर d थीटा अपॉन dx ओवर d थीटा। जैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखिए, dy ओवर d थीटा, यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, a अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a का 0 cos थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ऊपर तो कितना आ गया a साइन थीटा। नीचे ध्यान से देखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, a थीटा का 1 हो गया, साइन थीटा का cos थीटा, तो ये कितना हो गया a और 1 प्लस cos थीटा। लेकिन हमें जो स्लॉप निकालनी है वो स्लॉप किस पॉइंट पे निकालनी है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर। जैसे पुट करोगे साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, cos पाई बाई 2 कितना होता है 0, a से a कैंसिल आउट, तो m की वैल्यू कितनी आ गई सिंपली 1। नाउ चलते हैं, हमें निकालना क्या है, हेंस आंसर पे चलते हैं, लेंथ और वो किसकी ऑफ, हमें किसकी पूछा गया है, नॉर्मल की। लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना होता है, मॉड्यूलस के और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और के की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1। जैसे पुट करेंगे आंसर कितना आ गया ए स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये आंसर है। तो ये था, इसके अंदर अपने को क्या याद रखना था, हमें याद होना चाहिए कि नॉर्मल जो है उसके लेंथ कितनी होती है। उसके साथ साथ मैंने आपको 3 अलग चीजें और बता दी। अगर आपसे कई बार एग्जाम में ये पूछ रहे टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला ये रहा। नॉर्मल तो हमने डिस्कस कर ही लिया। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट पूछता है तो उसका फॉर्मूला ये रहा, और लेंथ ऑफ आपको पास में सब नॉर्मल पूछते हैं उसका फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूले हैं ये सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, पोलर के लिए अलग होंगे, पोलर के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 26। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 27 भी आसान है। अगर आपको रिजल्ट याद है तो आप इसको 5 सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हो, मुश्किल से। नहीं याद है तो कैसे सोल्व करेंगे, तो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेंगे। ठीक है, 2 मेथड है, 3 मेथड है, दोनों तीनों मेथड को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो है 4, और उसके अंदर दिया हुआ है लैम्बडा ग्रेटर देन 4। ध्यान से देखो, दिया क्या आपको, दिया है कि fx है और fx की वैल्यू है लैम्बडा sin x प्लस 6 cos x अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x, और आपको ये बोला गया है कि ये फंक्शन जो है ये आपके पास में कैसा दिया हुआ है, आपको गिवन है एंड f जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आई थिंक यही दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, यस। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हो तो आपको वैल्यू निकालनी किसकी, लैम्बडा की। ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं बोला गया, एक फंक्शन fx है और उसका हमें क्या निकालना है कि ये फंक्शन, और दिया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हमें फंक्शन के लिए लैम्बडा की वैल्यू निकालने के, लैम्बडा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सबसे हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालते कैसे, फॉर्मूला क्या है, किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। दोनों तीनों मेथड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड फर्स्ट की, और मेथड फर्स्ट के अंदर सिंपली बात है कि अगर हमें f जो है वो डिफरेंशिएबल दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0। हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे f जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए जिस इंटरवल पर, क्योंकि रियल एनालिसिस की बात करें, जिस इंटरवल पे हमारा फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो, उस पूरे इंटरवल में अगर वो फंक्शन, इंटरवल कौन सा, ओपन, अगर पूरे ओपन इंटरवल में वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, f डैश x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो ही होगा। और मैं लिख देता हूं साइड में, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। यहां पे ध्यान रखना i जो है आपका एक ओपन इंटरवल है। मैं मान के चल रहा हूं कि फंक्शन जो है कोई एक इंटरवल है जिसके ऊपर क्या है, ये आसानी से निकाल सकते हो किस फंक्शन, ये फंक्शन किस इंटरवल पर डिफाइन है, नहीं है। उस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा यदि इसकी f डैश x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। तो आपको क्या करना है, ये fx दिया हुआ है, f डैश x इसको कैलकुलेट करना है, उसको ग्रेटर देन 0 करना है, और जैसे ही 0 करोगे तो आपके पास में लैम्बडा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। पहला तरीका ये, जो क्या होगा, थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन, और ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। नाउ मेथड नंबर सेकंड, हो सकता है आपको रिजल्ट सीधा याद हो, और रिजल्ट क्या होता है वो ध्यान से देखो। यदि मेरे पास में कोई फंक्शन दिया हुआ है fx इस फॉर्म में a sin x प्लस b cos x अपॉन
सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स, ये हमें फंक्शन दिया था और सम ये कुछ इंटरवल है और उस इंटरवल पे ये अगेन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ऐसा माना गया है। इस फंक्शन जो है ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, देन इफ ये डिफाइन करके दिया हुआ है, देन f जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इफ, अब ध्यान से देखो सीधा रिजल्ट है स्टैंडर्ड AD माइनस BC ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा इफ AD माइनस BC कितना हो गया, लेस देन 0। अगर आपको याद है तो आप सीधा यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। हमारे क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में हेंस हमारे पास में क्या दिया हुआ, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या होना चाहिए, AD माइनस BC ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 3 लैम्बडा माइनस ये कितना हो गया 12 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 0, दिस इंप्लाइज लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो अगर ये मेथड आपको याद है तो आपको ये फॉर्मूला या इसको बोलें कि शॉर्ट ट्रिक अगर आपको याद है, ये रिजल्ट आपको याद है तो आप सीधा इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन सपोज मानते हैं कि ये आपको याद नहीं है, ये आपका कैलकुलेट करने का मन नहीं करा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर आपको दिया हुआ है तो आप इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है, जो मेन डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन को यूज करते हुए भी आप इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, मेथड नंबर 3 जो आपको एग्जाम में करना था। अब होता क्या, मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मान लेते हैं आपके पास में लेट f जो है वो डिफाइंड है, इज डिफाइंड ऑन एक इंटरवल दे रखा है i, ठीक है, इस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है, देन f इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ, ध्यान से देखना, फॉर एनी x1 और x2 belongs to I such that x2 is greater than x1, this implies f of x2 जो है वो greater than कितना होना चाहिए, f of x1। कुछ इस तरह से भी आप सोच सकते हो, ये मेरा पॉइंट x1 है, ये पॉइंट मेरा x2 है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ है, और ये कितना हो गया f of x1 और ये कितना हो गया आपके पास में f of x2। ध्यान से देखो, इस डेफिनेशन को भी आप यूज कर सकते हो। यूज कैसे करना है क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन है कि अगर f आपके पास में कोई फंक्शन है जो एक इंटरवल i पे डिफाइन है, तब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा यदि उस i के कोई भी 2 पॉइंट्स को लेने पर, अब 2 पॉइंट्स है, रियल नंबर है, तो ऑफ कोर्स ऑर्डर प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, कोई एक बड़ा होगा, छोटा होगा या इक्वल होगा। तो इक्वल वाला हमें नहीं लेना है, हम ऐसे कोई 2 पॉइंट चूज करते हैं जिसके अंदर x2 ग्रेटर देन x1 है, और वे फंक्शन की वैल्यू इनपुट करने पर हम अगर ये पाते हैं कि f of x2 भी ग्रेटर देन f of x1 आ रहा है, लेकिन ये कंडीशन किसके लिए ट्रू है, फॉर एनी मींस कोई भी उस इंटरवल के 2 पॉइंट्स लेने पर जिनके अंदर एक बड़ा है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, जो हमें पता होनी चाहिए। अब बात ये है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसको कैसे अप्लाई करें, तो ध्यान से देखो, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन में sin x cos x आ रहा है, इस तरह से हमारे पास में आ रहा है। हमें क्या करना है, इसके डोमेन में से ये फंक्शन जिस इंटरवल पे डिफाइन है उसमें से कोई भी 2 पॉइंट चूज करना है और 2 पॉइंट चूज करके इसको देखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं कि मान लेते हैं हमारे पास में जो x1 की वैल्यू वो लेगी 0 एंड x2 की वैल्यू कितनी लेनी है, π/2। ऐसा ही क्यों ले रहा हूं, कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसी वैल्यू चूज करो, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो sin x cos x के फॉर्म में दे रखा है, तो ऐसी वैल्यू चूज करो जिस पर आपको sin x और cos x की वैल्यू पता हो। 0 π/2 लिया, मैं चाहूं तो π/3 ले सकता हूं, π/6 ले सकता हूं, इस तरह से आप वैल्यूज लो, π/4 ले सकता हूं, लेकिन तो डिफरेंट वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे जब डिफरेंट वैल्यू लोगे, चेक भी करना है कि उन पॉइंट्स पर वो फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है। 0 पुट करोगे, ऑफ कोर्स डिफाइन है, देख लो, और π/2 पुट करोगे तो भी डिफाइन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। अब ध्यान से देखो, एंड साथ के साथ हम ये देख रहे हैं कि x2 की वैल्यू कितनी है, x1 से बड़ी है, एंड आपको क्या दिया हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया हुआ, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर दिया हुआ है तो f of x2 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन कितनी होगी, f of x1। सिंपल सी बात है, f of x2 कितना, π/2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये कितना हो गया लैम्बडा, और sin π/2 कितना हो गया 1, प्लस ये कितना हो गया 0, में डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलो ये कितना हो गया π/2 पुट करने पे 0, जैसे इसको पुट करोगे कितना आ गया 2, ये कितना हो गया 0, और ये ग्रेटर देन कितना आना चाहिए, जब आप x1 पुट करो और x1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0, जैसे ही 0 पुट करोगे ये 0, तो बचा कितना 6/3, ये 3 से 2 टाइम्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
दिस इंप्लाइज लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा लेंथी होगा, कैलकुलेशन होगी। उस कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए आपके पास में दो मेथड है। एक तो ये कि आपको ये रिजल्ट याद हो। अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो आप एक मिनट क्या मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। नहीं याद है तो आपको बेसिक डेफिनेशन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की वो याद होनी चाहिए, और ये डेफिनेशन ये रही। इसको अप्लाई करते हुए मैंने 2 पॉइंट चूज किया और इस डेफिनेशन को अप्लाई किया तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन 4। अब बात करते हैं, ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 27। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है, इसमें भी एक फंक्शन दिया हुआ है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट को यूज करना है, और फंक्शन जो है वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ। सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूं, उसका आंसर है 2, और 2 से लेकर के 3 तक एक फंक्शन दिया हुआ है fx, और fx आपके पास में है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, और आपको बोला गया कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो वो इंटरवल बताओ जिसके अंदर ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अगेन सेम से ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है वो आपको दिया क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उससे पहले फंक्शन को देखो, फंक्शन क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो पॉलिनोमियल सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो पूरे आर पर क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं। या हम कहें कि ये फंक्शन डिफाइंड तो है आर पे, एज वेल एज ये पूरे आर पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल है तो अभी मैंने पहले बताया था आपको कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा यदि f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी। और डिक्रीजिंग होगा यदि आपके पास में f' की वैल्यू स्ट्रिक्टली क्या होगी, लेस देन 0। कुछ नहीं करना, इसको डिफरेंशिएट करना। कितना हो गया, 2 × 3 6x स्क्वायर माइनस कितना हो गया 30x और प्लस कितना हो गया 36 और लेस देन 0। ध्यान से देखो, यहां से क्या किया मैंने, 6 कॉमन ले लो, 6 पॉजिटिव क्वांटिटी है, 0 के अंदर भेज दो, बचा कितना x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 2 और x माइनस 3 इसका फैक्टर कर लिए मैंने, लेस देन 0। ध्यान से देखो, इनइक्वालिटी बन गई। आई होप कि आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना आती है। किस तरह से करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स जो इसके फैक्टर्स रूट्स हैं, इस इक्वेशन के इसको भूल जाओ, कितने आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 2 और 3। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। देखना है आपके पास में साइन कौन सा है, लेस देन है तो इसका हम लोग दोनों क्वांटिटी नहीं लेनी, ये होल है। ठीक है, अल्टरनेट साइन प्लस माइनस, प्लस अपने को कौन सा पार्ट चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव कहां से कहां आएगा, यहां से यहां तक। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से लेकर के 3 तक। ये हमारा आंसर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 1/x की पावर x है। अब एक काम कीजिए कि इसको मैं लिख सकता हूं 1/x की पावर x। आई एम रियल सॉरी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। लेट g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x की पावर x है। अब एक काम करते हैं, अब दोनों तरफ लोग लेते हैं। तो जैसे लेंगे ln g, ये कितना हो गया, x ln x हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे 1/g z डैश इक्वल्स टू x का ये कितना हो गया 1/x और ln x और x की वैल्यू कितनी हो गई। कैलकुलेट करते हैं, z डैश की वैल्यू कितनी आ गई, x की पावर x मैंने पुट कर दिया, और ध्यान से देखो ये ब्रैकेट के अंदर कितना बच गया 1 प्लस ln x, और g डैश की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो रहा है 0। क्यों, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना। अब ध्यान से देखिए, जब z डैश की वैल्यू 0 आ गई तो ये क्वांटिटी तो 0 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि हमारा फंक्शन है और मान के चल रहा है, जूम करके चले नॉन जीरो, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो f हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये तो 0 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि 1 प्लस ln x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 0। दिस इंप्लाइज x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1/e, तभी पॉसिबल है। ठीक है, x की वैल्यू 1/e। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर आपको केवल और केवल एक वैल्यू मिलती है और आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं है। आपको कैलकुलेट नहीं करना, चेक नहीं करना कि अभी जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ऑफ कोर्स ये फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम होगा। चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, g डबल डैश निकालेंगे, x इक्वल टू 1/e पुट करेंगे, और 1/e पुट करने पे g डबल डैश की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और पॉजिटिव आते ही पहले हम कह देंगे g मिनिमम है, और मिनिमम है तो फिर इसके अंदर पुट करेंगे, इसकी क्या निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू। अब ध्यान से देखो, क्योंकि एक ही पॉइंट आया तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। हमें तो 1 मिनट में क्वेश्चन सोल्व करना है। g डैश की वैल्यू आ गई 0 को इक्वल पुट कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/e। इस x की वैल्यू 1/e को हम क्या करते हैं, यहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और यहां पुट करेंगे तो f क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, f की, ये किसके इक्वल आएगी, एट x इक्वल टू 1/e पुट कर दो 1/e की पावर
देखो इसको रखेंगे, ये हो गया 1/1/e और इसकी पावर कितनी 1/e, तो वैल्यू कितनी आ गई e की पावर 1/e। दैट इज अवर आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 29। सॉरी पहले क्वेश्चन गलत लिख दिया था, मैं सोचूं आंसर क्यों नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसके अंदर कुछ नहीं करना था, बस रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैलकुलेट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर हमें एक इक्वेशन दी हुई है और बोला गया है इसका आंसर जो है वो 6.254 6.25। ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है रोल्स थ्योरम का ही एप्लीकेशन है, एफ ओ बी माइनस एफ ओ बी इक्वल टू आपको दिया हुआ है बी माइनस ए और एफ डैश सी, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर आपको फंक्शन भी डिफाइन करके दिया हुआ है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है रूट एक्स, ए की वैल्यू हमें आई थिंक 4 दे रखी है एंड बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 दे रखी है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि सी की वैल्यू क्या होगी। एक तरह का रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेकिन अभी हमें फंक्शन नहीं दिया हुआ तो हम इस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। केवल हम इतना चेक करते हैं, हमें सी की वैल्यू निकालनी, एक सिंपल सी इक्वेशन दी हुई है और एफ एक्स आपको डिफाइन करके दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर दो इस फंक्शन के अंदर। जैसे लिखोगे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज ये कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू ये बी माइनस ए, और ये कितना हो गया 1/2 रूट सी। क्यों? क्योंकि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स। सी वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 9 दे रखी है, यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 9 माइनस 4 एंड 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ सी। ठीक है, ध्यान से देखो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू की 3, ये कितना हो गया 2, तो यहाँ तो हो गया 1। इसको इस साइड ले आओ, स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो गया c, यहाँ पे नीचे कितना बचेगा 4 और 9 माइनस 4 कितना होगा 5, उसका स्क्वायर कितना होगा 25। जैसे डिवाइड करते होगे आंसर कितना आ गया 6.25। तो ये हमारे पास में क्या आ गई c की वैल्यू आ गई। तो ये आज के पार्ट में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।